चलिए बच्चों, नमस्कार। आज एक नए सेशन के साथ में हम लेके आए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ क्वाशियोरकर एक्सेप्ट? व्हाट इज द सिम्टम ऑफ क्वाशियोरकर एक्सेप्ट? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी रेड बॉय, ऑप्शन सी अथ्रेप्सिया, ऑप्शन डी फ्लैग साइन। सिम्टम ऑफ क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर जो डिसीज होती है वो किससे होने वाली होती है? तो ये सभी को मालूम है, सबको मालूम है कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्वाशियोरकर डिसीज होती है। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं पे क्वाशियोरकर जो डिसीज हुई थी तो किसने दिया था? डॉक्टर साइक्ली विलियम्स ने सबसे पहले इस टर्म का नाम दिया था। तो किसने दिया था? डॉक्टर साइक्ली विलियम्स ने दिया था। ध्यान रखिएगा, अगर इस टर्म को नाम किसने दिया था? डॉक्टर साइक्ली विलियम्स ने। कब दिया था? 1935 में। कब दिया था? 1935 में डॉक्टर साइक्ली विलियम्स ने क्वाशियोरकर डिसीज को दिया था। समझ में आया? बात यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वाशियोरकर डिसीज किसकी डिफिशियंसी से होता है? ये जो बीमारी है किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है, ये सभी को मालूम है। ठीक है, प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? क्वाशियोरकर डिसीज होता है। इसमें आने वाले जो सिम्टम्स होते हैं, पूछा जा रहा है कि इसमें सारे सिम्टम्स होंगे लेकिन एक सिम्टम को छोड़कर, तो घाना, रेड बॉय, अथ्रेप्सिया, फ्लैग साइन। तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अथ्रेप्सिया होगा। देखिए घाना किसने दिया था? तो जो मैंने आपको बताया, साइक्ली विलियम्स ने क्वाशियोरकर डिसीज को फर्स्ट टाइम 1935 में क्या नाम दिया? घाना नाम दिया। और घाना का जो मीनिंग बताया, उन्होंने बताया रेड बॉय। घाना का मीनिंग क्या है? घना क्यों बोला गया? रेड बॉय क्यों बोला गया? क्योंकि जो बॉडी में क्या बन जाते हैं? पैचेस बन जाते हैं। रेड पैचेस मतलब एक रेड कलर का, पैचेस मतलब पिगमेंटेशन। ठीक है, कैसा पिगमेंटेशन बन जाएगा? रेड कलर का। पूरी बॉडी में एक पैचेस बन जाएगा, बॉडी एडिमेटस हो जाएगी, बॉडी पूरी स्वेल्ड हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाशियोरकर डिसीज बोलते हैं। और क्वाशियोरकर डिसीज में ध्यान रखिएगा क्या प्रेजेंट होता है बॉडी में? एडिमा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट रहता है बॉडी में? एडिमा। एडिमा यानी होता है स्वेल्ड। एडिमेटस मतलब होता है फ्लूइड का कलेक्शन होगा, जिसमें पूरी वेसल्स क्या होती है? डायलेट हो जाती है और बॉडी में क्या प्रेजेंट हो जाता है? एडिमा प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, स्किन वहाँ की स्ट्रेच हो जाएंगी और रेड कलर का, रेड बॉय जिसको बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि इस टर्म को क्या नहीं बोलते? एथ्रेप्सिया। तो जो ये टर्म होता है इसको किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एथ्रेप्सिया किसको बोला जाता है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एट्रोफी। ध्यान रखिएगा, एट्रोफी। और एट्रोफी मतलब होता है साइज का रुक जाना। साइज का क्या हो जाना? रुक जाना, अब्सेंस हो जाना, एट्रोफी। आपने एक वर्ड सुना होगा हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी। हाइपर यानी आपने सुना होगा कि इंक्रीज हो जाना। ठीक है, प्लेजिया मतलब होता है साइज का बढ़ना। बात पे वहीं हम करें, आप दो टर्म आपने पढ़ा होगा, हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया। वर्ड ऑफ प्लेजिया, प्लेजिया वर्ड अगर आपने देखा होगा तो इसका मतलब होता है साइज का बढ़ना, सॉरी इन नंबर का बढ़ना, साइज नहीं, इन नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ सेल क्या होंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। ये क्या कहलाता है? आपका प्लेजिया वर्ड कहलाता है। समझ में आया क्या कहलाएगा? प्लेजिया। वहीं पे हम बात करें ट्रॉफी वर्ड का, ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? ट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज साइज। यहाँ पे हो जाएगा, इसमें क्या इंक्रीज होगा? नंबर ऑफ सेल, नंबर सेल के नंबर। और इसमें क्या इंक्रीज होगा? आपका साइज, इंक्रीज साइज, साइज ऑफ सेल। इसमें जो सेल की साइज होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वो होता है आपका ट्रॉफी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज साइज सेल। हाइपर यानी ज्यादा और हाइपो यानी कम होता है। यहाँ पे पूछा गया है अथ्रेप्सिया, और अथ्रेप्सिया वर्ड को बोलते हैं एट्रॉफी। ध्यान रखिएगा, अथ्रेप्सिया को हम क्या बोलते हैं? एट्रॉफी। और एट्रॉफी मतलब होता है डिक्रीज साइज। क्या हो जाना? डिक्रीज साइज। किसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी? बॉडी पार्ट्स की साइज। कैसे साइज डिक्रीज होगी? वेट एंड हाइट की। किसकी? वेट एंड हाइट, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। वेट एंड हाइट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा वेट और हाइट। कैसे डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि जब आपकी बॉडी में कैलोरी वैल्यू, इसका मतलब होता है, ये होता किसकी वजह? सबसे पहले ये जान लीजिए। तो मरासमस जो डिसीज होती है, मरासमस डिसीज का जो सिम्टम दिखता है वो दिखता है अथ्रेप्सिया। कैसे होता है? क्योंकि मरासमस मतलब होता है मंकी लाइक फेस। ठीक है, मंकी लाइक फेस क्यों होगा? क्योंकि पूरी जो कैलोरी है, उसकी एनर्जी है, पूरी लॉस हो जाती है बॉडी में, और पूरी स्किन क्या होती है? बोन्स में चिपक जाती है, और चिपकने की वजह से जो उसका फेस होता है, तो आंखें उसकी बाहर दिखेंगी। ठीक है,
आंखें बाहर दिखेंगी, पूरी जो स्किन है वो पूरी तरह से क्या होगी, चिपकी हुई रहेगी बोन्स के साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, मंकी लाइक फेस बोलते हैं। अब मरासमस, मरा मरा मतलब समझना कि डेड, पूरी तरह से डैमेज पूरा, ठीक है। स्किन कैसी रहेगी, पूरी तरह से डैमेज रहेगी, हेल्दी स्किन नहीं रहेगी, अनहेल्दी स्किन होगी, वो रिंकल्स रहेंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, अगर ये पर्सन हो गया, मान लीजिए अगर इसका स्टमक हो गया, ठीक है, हैंड्स हो गए, तो इस तरह से अगर हो रहा है और ये फूला है, ठीक है, एडिमेटस है, ये हो गया क्वासियोरकर का पर्सन, ये क्या कहलाएगा, ऐसा पेशेंट क्वासियोरकर का होता है। और एक इस तरह से हो गया, एक इस तरह से बच्चा है, और इस तरह से अगर आप देख रहे हो, बोन्स पूरी जो रिब्स हैं पूरी दिख रही हैं उसकी, आंखें थोड़ी बाहर उभरी हुई दिख रही हैं उसकी, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका मरासमस का पेशेंट, मतलब मरा हुआ बच्चा, मतलब एकदम ना उसका वेट रहेगा ना तो उसकी हाइट रहेगी, दोनों चीजें उसकी डिक्रीज रहेंगी, वो क्या कहलाता है, मरासमस। तो ये मरासमस वाली कंडीशन किस में दिखता है, अथ्रेप्सिया में, इसलिए इसकी इसकी जो क्वासियोरकर का जो इसमें सिम्टम पूछा गया है ये सारे हो गए। देखिए इसमें डी ऑप्शन जो दिया है, फ्लैग साइन, फ्लैग साइन में क्या होता है कि जब प्रोटीन की कमी होती है, हेयर पूरे क्या हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, एलोपेसिया हो जाता है, पूरी स्किन डैमेज होने लगती है, ठीक है, तो जो हेयर्स की ग्रोथ है वो भी क्या हो जाती है, डेड होने लगती है। केराटिन प्रोटीन्स का जो स्किन को नरिशमेंट करता है वो भी चीज़ें क्या होती है, डिक्रीज। केराटिन जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि स्किन को हेल्दी रखने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, आपकी केराटिन प्रोटीन होती है, और जब प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है तो केराटिन आपकी स्किन में प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, और जब केराटिन नहीं प्रेजेंट रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, नरिशमेंट आपका लॉस हो जाएगा, ना हेयर्स को प्रॉपर ग्रोथ मिलेगा, डेवलपमेंट का मिलेगा, और ना ही आपकी बॉडी डेवलप होगी इस तरह में। तो ठीक है, जब ये कंडीशन होती है तो फ्लैग साइन, बाल पूरे क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। बाल कैसे हो जाएंगे, स्मूथ नहीं रहेंगे, बाल कैसे हो जाएंगे, स्ट्रेट। फ्लैग साइन को बोलते हैं स्ट्रेट हेयर, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट हेयर। स्ट्रेट हेयर मतलब होता है बाल खड़े हुए रहना। कैसे रहेंगे, बाल खड़े हुए झंडे की तरह दिखेंगे, इसलिए फ्लैग साइन इसको बोला गया। स्ट्रेट हेयर, बाल पूरे कैसे रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, इसलिए इस कंडीशन को बोला है फ्लैग साइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, घना, रेड बॉय, फ्लैग साइन, सारे क्वाशियोरकर होते हैं। केवल एथ्रेप्सिया जो होता है वो किसमें होता है, आपका मरासमस डिसीज में होता है। और दोनों में डिफरेंशिएशन है कि क्वाशियोरकर डिसीज जो होती है वो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है, और आपका मरासमस जो होता है प्रोटीन प्लस उसमें कैलोरी वैल्यू होती है, प्रोटीन के साथ साथ में क्या होता है, कैलोरी की डिफिशियंसी होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी मरासमस डिसीज कहलाती है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूट्रिशनल मरासमस इज नोन एज अथ्रेप्सिया, एट्रोफी, मंकी लाइक फेस, ऑल ऑफ द एबव। न्यूट्रिशनल जो मरासमस होता है वो इसमें से पूछा जा रहा है कि क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके पहले हमने डिस्कशन किया था, अथ्रेप्सिया, एट्रोफी को ही अथ्रेप्सिया बोला जाता है, मंकी लाइक फेस, या तो ऑल ऑफ अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विटामिन सी हेल्प इन, विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है आपका प्रिवेंशन ऑफ कॉमन कोल्ड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ऑल ऑफ एबव। विटामिन सी हेल्प करता है, एक तो कॉमन कोल्ड, सभी को मालूम होगा कि विटामिन सी का जो फंक्शंस होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसका अगर नाम देखें हम तो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम क्या है, विटामिन सी का सभी को साइंटिफिक नाम तो सबको पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। जितने भी सिट्रस वाले एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, आपका एस्कॉर्बिक एसिड। जितने भी सिट्रस वाले फूड आइटम है वो क्या होते हैं, आपके जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी प्रेजेंट होता है उसमें से। विटामिन सी हेल्प करता है कॉमन कोल्ड अगर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट रहता है वो मैक्रोफेजेस को, बैक्टीरिया के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और वो बैक्टीरिया ही क्या करते हैं, आपकी बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है या एलर्जीज पार्टिकल्स आपकी बॉडी में इंटर करते हैं तो उसको पूरी तरह से क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, डेड करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रिवेंट करता है ये कॉमन कोल्ड को, तो ये भी होगा आपका। प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन से, तो ये भी होगा आपका। और प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी से जो एंटीबॉडीज बनते हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं, आपने देखा होगा आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, जो 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं, वो सारे प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, आपका विटामिन सी हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन सी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी में भी हेल्प करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑल ऑफ एबव। ये सारे हेल्प करते हैं, विटामिन सी जितने भी फंक्शन है इनमें हेल्प करता है। समझ में आया, विटामिन सी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, as the nurse you know that one of the reason for an increase in
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एज द नर्स यू नो दैट वन ऑफ द रीजन फॉर एन इंक्रीज इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज। पहला ऑप्शन है इनकरेक्ट मेडिकेशन ऑर्डर, इंक्रीज इन ट्यूबरक्लोसिस केसेस नेशन वाइड, या इनकरेक्ट रूट ऑफ ड्रग ऑर्डर, या हेलो कॉम्पिनेंस ड्यू टू ड्यूरेशन। क्या पूछा गया है, या तो फिर देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है हेलो नहीं होगा, नॉन कॉम्पिनेंस होगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया यहाँ पे। क्या है आपका, ये जो वर्ड है नॉन कॉम्पिनेंस, नॉन कॉम्पिनेंस ड्यू टू द मेडिकेशन ट्रीटमेंट नीडेड। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। एज द नर्स यू नो दैट वन ऑफ द रीजन ऑफ इंक्रीज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग मतलब होता है, मल्टी यानी होता है एक से ज्यादा, और रेजिस्टेंस मतलब होता है रोकना। मल्टी यानी एक से ज्यादा, ड्रग यानी मेडिसिन, रेजिस्टेंस मतलब रोकना। टीबी को जो रोकने वाली दवा है इंक्रीज करता है, क्या रीजन इंक्रीज कर देता है, जब कोई भी पेशेंट्स मान लीजिए टीबी का ड्रग्स ले रहा है, ट्यूबरक्लोसिस का कोई ड्रग्स ले रहा है, उसका जो कैपेसिटी होता है, जो एक्शंस होता है, मतलब डिसीज को किस तरह से प्रिवेंट करे कि कोई, जब आप टैबलेट लेते हो तो मल्टी ड्रग मतलब कई ड्रग्स एक दवाई के साथ में जब दूसरी दवाई लेते हो और लंबे समय तक वो दवाई चलती है, तो उस दवाई का क्या इफेक्ट, क्या रीजन होता है, तो इसमें से नर्स जानने के लिए कोशिश कर रही है क्या रीजन हो सकता है। तो इनकरेक्ट मेडिकेशन ऑर्डर, इसका रीजन क्या है कि आप करेक्ट मेडिकेशन ऑर्डर्स के बेस में ये मेडिसिन ले रहे थे तो ऐसी प्रॉब्लम हुई, या तो फिर ट्यूबरक्लोसिस केसेस नेशन वाइड, या अगर ये ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस है इस तरह से देखने को मिलता है, ये इंक्रीज रहता है, टीबी के जो केसेस नेशन वाइड दिखते हैं वो इंक्रीज नंबर पे रहते, बढ़ते हैं। इनकरेक्ट रूट ऑफ ड्रग ऑर्डर, या तो फिर आप इनकरेक्ट रूप से जो ड्रग दिया गया है, तो आप इनकरेक्ट रूप से ड्रग ले रहे हो, मेडिसिन आप इनकरेक्टली ले रहे हो, ठीक है, सही तरीके से आप ड्रग नहीं ले रहे हो, तो ये एक्शन देखने को मिल रहा है। समझ में आया। तो इस ऐसा क्यों बोला गया, देखो सारे ही ऑप्शन बोल रहे हैं कि आप करेक्ट रूप से मेडिकेशन ऑर्डर, अगर ऑर्डर के थ्रू, फिजिशियन के ऑर्डर के थ्रू अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो ऐसा हो रहा है क्या प्रॉब्लम, या तो फिर आप देख रहे हो कि वर्ल्ड में या नेशन में, अगर कंट्री में देखा जाए तो बोला गया है कंट्री में टीबी के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि उसका एक्शन क्या रीजन देखने को मिल रहा है। मल्टी ड्रग अगर रुक रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का अगर स्टॉप हो रहा है, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि टीबी की जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है उसमें इथैम्ब्यूटॉल हो गया, रिफैम्पिसिन हो गया, स्टेप्टोमाइसिन हो गया, ये सारे ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ड्रग्स होती है जो एमडीआर, जिसका रजिस्ट्रेशन रुक जाता है, जिसका मतलब सॉरी रजिस्ट्रेशन ही, रेजिस्टेंस मतलब उसका जो कैपेसिटी होता है किसी भी डिसीज को प्रोटेक्ट करने का, मतलब आप समझिए कि एक्शन जो होता है उस ड्रग्स का, जो एक्शन है टीबी को रोकने का, तो वो रुक क्यों जाता है, इसका रीजन क्या है। तो नर्स ये बता रही है कि ये बता रही है कि ऐसा क्यों होता है। तो नॉन कॉम्पिनेंस ड्यू टू ड्यूरेशन मेडिकेशन ट्रीटमेंट नीडेड, क्या बोला जा रहा है, नॉन कॉम्पिनेंस मतलब होता है जब बोलना चाहिए कि इफेक्ट, कॉम्पिनेंस मतलब होता है इफेक्ट, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, असर जिसको बोलते हैं। जब मेडिकेशन ट्रीटमेंट के लिए, जब ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, तो मरीज जब लंबे समय से, नॉन कॉम्पिनेंस ड्यू टू ड्यूरेशन मतलब एक ड्यूरेशन यानी लंबे समय से, कोई भी पेशेंट्स अगर लंबे समय से मेडिकेशन ले रहा है तो जो उसका जो ड्यूरेशन है उस टाइम पे क्या होता है, उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। समझ में आया। जैसे कोई भी मेडिसिन अगर आप बहुत टाइम से ले रहे हो और आपकी बॉडी क्या होगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उस ड्रग को भी अडॉप्ट करना सीख जाएगी और उसका इफेक्ट जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। समझ में आया, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जब टीबी की मेडिसिन आप लंबे समय से अगर लेते हो तो पूछा जा रहा है कि आपकी बॉडी में क्या रिएक्शन होता है कि उसका जो इफेक्ट होता है वो बंद क्यों हो जाता है, क्या रीजन है। तो ये पूछा जा रहा है, रीजन बता रहा है कि जब आप कोई भी मेडिसिन अगर लंबे समय से लोगे, एमडीआर इसका शॉर्ट नेम आप बता सकते हो, एमडीआर यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, तो वो ऐसा क्या असर होता है टीबी में, उस ड्रग्स का इफेक्ट ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये टीबी के मरीज को दिया जाता है। तो इसमें स्पेसिफिक रूप से जो ड्रग्स है उसका हम नाम बता देते हैं, कौन सी ड्रग्स का इसके साथ में होता है। तो आइसोनियाजाइड जो ड्रग होती है, एंड कौन सा ड्रग होता है आपका, रिफाम्पिसिन, दोनों ड्रग्स है, रिफाम्पिसिन जो ड्रग्स है, ये दोनों ड्रग जब मरीज को हम क्या कर देते हैं, लंबे समय तक देते रहते हैं,
तो क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या करती हैं, ये अपना प्रभाव बंद कर देती हैं। मतलब जो इनका एक्शन होता है टीबी के बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने का, रोकने का काम होता है, तो उसका वो प्रिवेंशन रुक जाता है। समझ में आया? तो ये कौन सा ड्रग्स लेने से होता है ऐसा? आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन लेने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, फर्स्ट लाइन ड्रग आपको याद होना चाहिए, सब लोग पढ़ लीजिए। जिसमें से फर्स्ट लाइन जो ड्रग टीबी की होती है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग। जो टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग है, तो उसमें से कौन सी ड्रग्स है, ध्यान रखिएगा। इसमें से आपका ड्रग जो है, तो सबसे पहले रिफाम्पिसिन हो गया, स्टेप्टोमाइसिन हो गया, आइसोनियाजाइड हो गया, इथैम्ब्यूटॉल हो गया। ये सारे ड्रग्स क्या है, आपके फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं। और इनका सबका, पायराजिनामाइड हो गया, ध्यान रखिएगा, पायराजिनामाइड, इनका सबका इफेक्ट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो मैं आगे आप जब कंटिन्यू करती जाऊंगी तो आपको हम इनका इफेक्ट भी बताते जाएंगे कि किस तरह से ड्रग्स का इफेक्ट देखने को मिलता है। समझ में आया? ठीक है, तो रिफाम्पिसिन तो सभी को मालूम है कि रिफाम्पिसिन रेड और ऑरेंज कलर जब होता है, कैसा कलर होता है रिफाम्पिसिन में? रेड और ऑरेंज कलर। यूरिन का कलर जब रेड और ऑरेंज होता है, इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। 8th क्रैनियल नर्व जब होती है, 8th क्रैनियल नर्व, जो 8 नंबर की क्रैनियल नर्व होती है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। समझ में आया? जो बैलेंसिंग का काम करती है हियर में, हियरिंग बैलेंस का काम करती है, वो क्या होती है आपकी? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है, जो 8th क्रैनियल नर्व को डैमेज कर देती है, स्टेप्टोमाइसिन। ठीक है, और आपका नर्वस सिस्टम है, प्लूरल न्यूराइटिस का काम कौन करता है? तो आपका आई का क्या करता है, आपका आइसोनियाजाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल न्यूराइटिस। प्लूरल न्यूराइटिस अफेक्ट कौन करता है? तो आइसोनियाजाइड। ठीक है, इसके बाद आपका इथैम्ब्यूटॉल हो गया, पायराजिनामाइड हो गया। तो पायराजिनामाइड भी क्या होता है, जब बहुत टाइम तक हम लेते हैं तो क्या इसका इफेक्ट देखने को मिलता है? इसमें क्या होता है, जब लंबे समय से आप लोगे तो यूरिक एसिड क्या होती है, कलेक्ट होने लगती है धीरे धीरे। कहाँ होगा? ज्वाइंट में यूरिक एसिड आपका। अगर हम बात करें वहीं पे इथैम्ब्यूटॉल, हम वहीं पे बात करें आपका इथैम्ब्यूटॉल का, तो ये ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है। ध्यान रखिए, प्लूरल न्यूराइटिस कौन करता है आपका? पैरालिसिस कौन करता है? तो आइसोनियाजाइड करती है। और ऑप्टिक मतलब होता है आपका, ऑप्टिक नर्व मतलब विजन का काम जो करता है, कौन करता है? रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस हो जाता है। पर्सन्स को क्या परसीव करने में दिक्कत हो जाती है? रेड कलर और ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस स्टार्ट हो जाता है, अंधापन आ जाता है रेड और ग्रीन का। मतलब पर्सन क्या नहीं कर पाता? रेड कलर और ग्रीन कलर को परसीव नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता। और स्पेशली रूप से जो 6 ईयर के बच्चे होते हैं, इनमें क्या देखा गया है कि सबसे ज्यादा, अगर मोर देन 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं, इसको अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो कलर्स का, अगर विजन्स का अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो बच्चे बता नहीं पाते हैं कि इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्पेशली 6 साल के बच्चे, जो 6 साल के बच्चे जो होते हैं, उनको ये सजेस्ट नहीं करते ये ड्रग। और बात करें वहीं पे पायराजिनामाइड, तो पायराजिनामाइड का काम हम आपको बता चुके हैं कि ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड सबसे ज्यादा कलेक्ट होने लगता है, तो गाउट डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। गाउट डिसीज सबको मालूम होगा कि जब ज्वाइंट में क्या होता है, यूरिक एसिड जमा होने लगता है, तो उसमें कौन सी डिसीज होती है आपकी? गाउट डिसीज होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। योर पेशेंट हु रिसीविंग पायराजिनामाइड रिपोर्ट इज स्टिफिंग एंड एक्सट्रीम पेन इन द राइट बिग टॉयज। द टॉयज नहीं, यहाँ पे टॉय होगा, ध्यान रखिएगा, TOE। टॉय जाएगी तो खिलौना हो जाएगा, यहाँ पे टॉय होगा। समझ में आया? पैर का टॉयज। ठीक है, पाम और टॉयज पैर का जो तलवा है वो टॉयज होगा। तो योर पेशेंट हु इज रिसीविंग पायराजिनामाइड, क्वेश्चन को देखिए, पढ़िएगा, समझिएगा। इसमें से योर पेशेंट हु इज रिसीविंग पायराजिनामाइड रिपोर्ट स्टिफनेस एंड एक्सट्रीम पेन इन द राइट बिग टॉयज। ठीक है, द साइड इज एक्सट्रीमली रेड सॉयल एंड वार्म। यू होना चाहिए, EU नहीं, YOU वाला होगा। यू पार्टिसिपेटेड, द डॉक्टर विल ऑर्डर। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कोई भी पेशेंट जब पायराजिनामाइड ड्रग्स लेता है, फर्स्ट लाइन टीबी की ये भी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, ध्यान रखिएगा, पायराजिनामाइड। और इसको डिनोट किससे करते हैं? जेड से करते हैं। पायराजिनामाइड को किससे डिनोट करते हैं हम? जेड से डिनोट करते हैं। ये पूछा जा रहा है कि पेशेंट्स, जो टीबी का पेशेंट्स है, वो पायराजिनामाइड ड्रग्स ले रहा है और वो रिपोर्ट कर रहा है उसके पैर में, मतलब स्टिफनेस हो चुका है, उसको एक्सट्रीम पेन भी हो रहा है। राइट बिग टॉयज में, राइट बिग टॉयज, उसका जो राइट वाला टॉयज है उसमें क्या हो रहा है? स्टिफनेस, मतलब वो कड़कपन हो गया। ठीक है, कड़क, स्टिफ यानी कड़क होना। ठीक है, स्टिफ हो गया, मूव नहीं कर रहा है। द साइड एक्सट्रीमली रेड सॉइल एंड वार्म, गरम जैसा उसको फील हो रहा है। कैसा हो रहा है? एक्सट्रीमली रेड सॉइल एंड वार्म। यू पार्टिसिपेट, द डॉक्टर विल ऑर्डर। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर के थ्रू ये बताया जा रहा है कि कैल्शियम लेवल होगा, कि विटामिन B6 होगा, या यूरिक एसिड लेवल होगा, या एमाइलेज लेवल होगा। तो एक्सट्रीमली जो ये सारे प्रॉब्लम अगर देखने को मिल रहा है, तो डॉक्टर के थ्रू ये क्या रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम पेशेंट्स को हो रही है। ठीक है,
ऑप्शन ए कैल्शियम लेवल, ऑप्शन बी विटामिन B6 लेवल, ऑप्शन सी यूरिक एसिड लेवल या एमाइलेज लेवल। तो मैंने आपको बताया था, अभी इसके पहले सेशन बताया था कि जब भी कोई पेशेंट्स अगर कोई भी पेशेंट्स अगर उस पायरासिनामाइड ड्रग्स टीबी का, ये किसकी ड्रग्स होती है, टीबी की ड्रग्स होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, ध्यान रखिएगा फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स होती है टीबी की पायरासिनामाइड्स होती है। अगर ये ड्रग्स कोई ले रहा है, ये मेडिसिन या कोई ये दवा कोई ले रहा है पेशेंट्स, तो उसके जो ये सिम्टम देखने को मिल रहा है, जो लक्षण देखने को मिल रहा है, उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंडर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ चुका है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो राइट लेग हो चुका है उसका क्या हो गया है, वहां पे काफी उसको कैसा महसूस हो रहा है, रेड सॉइल, मतलब जैसे जैसे मान लीजिए कि काफी वार्म, और वहां का जो भी पैर का जो एरिया है वो पूरी तरह से कैसा हो जाएगा, रेड दिखेगा। क्यों ऐसा दिखेगा, क्योंकि वो काफी क्या हो चुका है, स्टिफ हो चुका है। ठीक है, एक छड़ी जैसे जैसे स्टिक आपने देखा होगा पूरी स्टिफ रहती है, ठीक है, सूखी अगर स्टिक देखो तो वो इस तरह से क्या रहेगी, स्टिफ रहेगी, और एक्सट्रीमली पेन उसको हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जॉइंट्स में क्या हो चुके हैं, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ चुका है, और ये पायराजिनामाइड का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। समझ में आया, ठीक है। हाईली टॉक्सिसिटी होती है, कंटिन्यूअस अगर आप ये ड्रग्स अगर देते हो किसी भी पेशेंट्स को, लगातार ये पेशेंट्स अगर ये ड्रग्स ले रहा है तो ये भी प्रॉब्लम उसको देखने को मिलेगी। ठीक है, और मेडिसिन अगर कम होती है तो इसका ड्यूरेशन आप देखो, इसका क्या है कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, अगर इस आप लगातार अगर इस ड्रग्स को लेते हो, कंटिन्यूएशन फेस में लेते हो, तो इसकी हाईली टॉक्सिसिटी देखने को, टॉक्सिसिटी यानी इसका पॉइजन सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या डिसीज कॉज करता है, यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज कर देगा। इसको हम बोलते हैं गाउट डिसीज। गाउट डिसीज आपने पढ़ा होगा, मेडिकल सर्जिकल में पढ़ा होगा कि गाउट डिसीज किससे होता है, जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। एक नॉर्मल सिम्टम भी होता है, ओल्ड एज में होता है, लेकिन यहाँ पे ये सिम्टम क्रिएट कर रहा है किसकी वजह से, टीबी के ड्रग्स के लेने की वजह से हो रहा है। आप ट्यूबरक्लोसिस की जब ड्रग्स लेते हो तो डॉक्टर के द्वारा क्या बताया जा रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो फिजिशियन क्या ऑर्डर कर रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, आप जब ये ड्रग्स ले रहे हो, टीबी की जो ड्रग्स यूज कर रहे हो, तो फिर इसकी वजह से आपको इसका साइड इफेक्ट मिल रहा है, इसकी वजह से ये आप प्रॉब्लम आपको हो रही है। समझ में आया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। विटामिन B6 का लेवल कौन डिक्रीज करता है, तो INH, आपका आइसोनियाजाइड जो ड्रग्स है, INH बोलते हैं, आइसोनियाजाइड जो ड्रग है उसका साइड इफेक्ट होता है, विटामिन B6 के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, कैल्शियम लेवल तो सभी को मालूम है, एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम होता है, कैल्शियम आपकी बॉडी में अगर डिक्रीज होता है तो बोन्स की डिफॉर्मिटी होती है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। बात हम वहीं पे करें, यू नॉट योर पेशेंट स्वीट एंड यूरिन इज ऑरेंज, यू रीअश्योर टू पेशेंट्स एंड एजुकेट हिम व्हाट दैट विच मेडिकेट बिलो कॉजिंग दिस फाइंडिंग। मतलब यू नोट, आप नोट कर रहे हो, योर पेशेंट्स क्या कर रहा है, ठीक है, आप नोट कर रहे हो या आप असिस्ट कर रहे हो, यू यानी आप हो गए, मतलब एज अ कोई नर्स अगर मान लीजिए असिस्ट कर रही है, या वहाँ पे अगर जो भी हेल्थ टीम मेंबर क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि पेशेंट्स उससे बता रहा है, योर पेशेंट्स, आपका पेशेंट से आया है, बता रहा है कि यूरिन क्या हो रही है, कि यूरिन उसकी ऑरेंज कलर, ठीक है, यूरिन उसकी ऑरेंज कलर की हो रही है, स्वेटिंग भी उसको हो रही है, स्वीट नहीं, यहाँ पे स्वेटिंग होना चाहिए, ध्यान रखिए, स्वीट नहीं होगा, स्वेटिंग, स्वेटिंग यानी पसीना आना, ठीक है, स्वेटिंग, ये स्वेट होना चाहिए, स्वेट, स्वेट यानी पसीना होता है, स्वीट मीठा वाला नहीं, स्वेटिंग। तो यूरिन भी उसको क्या हो रहा है, रेड कलर का हो रहा है, ऑरेंज कलर का हो रहा है, और यूरिन भी उसको ऑरेंज कलर की हो रही है। तो पेशेंट को क्या एजुकेट आप करोगे, वहाँ पे पेशेंट को क्या नॉलेज आप प्रोवाइड करोगे, कौन सी मेडिसिन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या रीजन हो रहा है, तो रिफाम्पिसिन, स्टेप्टोमाइसिन, पायरासिनामाइड, आइसोनियाजाइड, तो किसकी वजह से मैंने आपको बताया था इसके पहले सेशन में, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, रिफाम्पिसिन, क्योंकि स्टेप्टोमाइसिन 8th क्रैनियल नर्व को क्या करती है, डैमेज करती है। पायरासिनामाइड आपका क्या करता है, पायरासिनामाइड तो सबको मालूम है कि इसकी हाईली टॉक्सिसिटी से क्या होता है, आपका गाउट डिसीज होता है। और बात करें वहीं पे आइसोनियाजाइड, तो आइसोनियाजाइड क्या करती है, आपकी प्लूरल न्यूराइटिस करती है, नमनेस लाती है ब्रेन में, ठीक है। और विटामिन B6 की क्या क्या प्रॉब्लम करती है, विटामिन B6 की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में नहीं, सॉरी, नमनेस करता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, प्लूरल नहीं, पेरिफेरल न्यूराइटिस करता है, जो कि पैरों में होता है। समझ में आया, ये क्या करेगा, पेरिफेरल, पेरिफेरल न्यूराइटिस करता है, जो कि पैरों में होता है, ध्यान रखिएगा, लेग में होता है, पैरों में ये नमनेस कर देता है, नमनेस यानी झुंझुनाहट, ठीक है, पैरों में कैसा रहेगा, झुंझुनाहट रहेगी। और ये क्यों होता है, विटामिन B6 की कमी की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि विटामिन B6 की जो एब्जॉर्प्शन स्टमक में होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिससे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रिफाम्पिसिन। समझ में आया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए पेशेंट्स विथ एक्टिव इज टेकिंग इथैम्बुटोल एज द नर्स यू मेक इट प्रायोरिटी टू असेस द पेशेंट्स। ए पेशेंट्स विथ एक्टिव इज टेकिंग, देखो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर कोई पेशेंट्स ड्रग्स ले रही है, ठीक है, कौन सा ड्रग्स, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, इथैम्बुटोल ड्रग्स, कौन सा ड्रग्स ले रही है, इथैम्बुटोल ड्रग्स, ठीक है। देखिए समझ में आया ये चीज़, तो देखो इसमें क्या बता रहा है कि इथैम्बुटोल ड्रग्स अगर कोई पेशेंट्स ले रहा है, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करिएगा, ए पेशेंट्स विच एक्टिव इज टेकिंग इथैम्बुटोल एज द नर्स यू मेक इन प्रायोरिटी टू असेस द पेशेंट्स हियरिंग, मेंटल स्टेटस, विटामिन B6 लेवल, विजन, ठीक है। पेशेंट्स अगर क्या कर रहा है, इथैम्बुटोल ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, आपको असिस्ट करना है पेशेंट्स को कि इथैम्बुटोल ड्रग्स ले रहा है, फर्स्ट लाइन टीबी की ड्रग्स होती है, तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है क्या देखने को मिलता है, हियरिंग, मेंटल स्टेटस या विजन या विटामिन B6 का। तो इसमें आपको बताना है, मैंने इसके पहले बताया था आपको कि इथैम्बुटोल ड्रग जो होती है फर्स्ट लाइन टीबी की ड्रग्स होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। न्यूराइटिस मतलब होता है कि आपके अंदर जो विजन्स की नर्व होती है, ऑप्टिक जो डिस्क होती है, आपने देखा होगा जहाँ पर रेटिना में क्या होता है, कलर्स विजन्स क्या होते हैं, जो रेड एंड कोन्स होता है आपका, रॉड्स एंड कोन्स जो रेटिना के अंदर होता है, ऑप्टिक डिस्क के पास होता है, वो डैमेज हो जाती है और आंखों में क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर का जो परसीव कर होता है, कलर्स को जो परसीव करने की कैपेसिटी होती है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस हो जाता है इसकी वजह से। तो विजन का जो प्रॉब्लम साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कौन सी ड्रग की वजह से देखने को मिलता है, इथैम्बुटोल की वजह से देखने को मिलता है। समझ में आया, इसका किसका साइड इफेक्ट होता है, इथैम्बुटोल ड्रग्स की वजह से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए पेशेंट टेकिंग आइसोनियाजाइड शुड बी मॉनिटर फॉर द व्हाट डिफिशियंसी। एक पेशेंट्स आइसोनियाजाइड ड्रग्स अगर ले रही है तो किसके डिफिशियंसी की वजह से होगा, ठीक है। अगर कोई पेशेंट्स आइसोनियाजाइड ड्रग्स ले रही है तो ये बताइए मॉनिटर फॉर द व्हाट डिफिशियंसी, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो आइसोनियाजाइड अगर ड्रग्स कोई पेशेंट्स ले रहा है, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विटामिन B6 की डिफिशियंसी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि विटामिन B6 के अंदर जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, इंट्रिंसिक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसके जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं विटामिन B6 के, वो डैमेज होने लगते हैं किसकी वजह से, आइसोनियाजाइड ड्रग्स जब हम लेते हैं कंटिन्यूएशन में लेते हैं तो उस ड्रग्स के वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर डैमेज होने लगते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। समझ में आया, ये साइड इफेक्ट किसकी वजह से देखने को मिलेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर के डैमेज की वजह से विटामिन B6 का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो ये साइड इफेक्ट किसमें दिखेगा, आपका विटामिन B6 का साइड इफेक्ट देखने को मिले, सॉरी आइसोनियाजाइड ड्रग्स का साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा कि विटामिन B6 का लेवल क्या हो जाएगा, बॉडी में कम हो जाएगा। समझ में आया, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए पेशेंट इज टेकिंग स्टेप्टोमाइसिन इन विच फाइंडिंग बिलो रिक्वायर द नर्स टू नोटिफाई द फिजिशियन। Patient is taking streptomycin in which finding below require the nurse to notify the physician. A report change in vision, the patient has a ringing in their ear, the patient has a persistent dry cough, patient report a metallic taste in the mouth। एक पेशेंट्स क्या करता है, स्टेप्टोमाइसिन ड्रग्स अगर ले रहा है तो नर्स फिजिशियन के द्वारा नोटिफाई क्या किया जा रहा है कि बिलो रिक्वायर द, ठीक है, नोटिफाई द फिजिशियन, स्टेप्टोमाइसिन अगर ड्रग्स कोई पेशेंट ले रहा है तो क्या 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 प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। देखिए ये भी जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें रखी हूँ सारे ये टीबी के ही ड्रग्स हैं, मैंने सोचा कि आज ये आपको पूरा हम इसका जितना भी साइड इफेक्ट फर्स्ट लाइन जो टीबी की ड्रग्स ली जाती है जो साइड इफेक्ट देखने को मिलती है इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दें ताकि सारे बच्चों को इसका डाउट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन का बोला गया कि कोई पर्सन कोई पेशेंट्स अगर ले रहा है तो पेशेंट्स या नर्स के थ्रू, सॉरी फिजिशियन या नर्स के थ्रू नोटिफाई किया जा रहा है, उसको नोट किया जा रहा है कि ये ड्रग्स लेने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो रिपोर्ट चेंज इन विजन, क्या विजन में कोई चेंजेस आएगा, द पेशेंट है रिंगिंग इन देयर ईयर, कि पेशेंट्स के ईयर में कोई प्रॉब्लम आएगी कि उसको कुछ सुनाई नहीं देगा या रिंगिंग घंटियों जैसी आवाज़ सुनाई देगी उसके कानों में। द पेशेंट हैज परसिस्टेंट ड्राई कफ, या ड्राई कफ होगा लगातार, या पेशेंट रिपोर्ट है मेटालिक टेस्ट होगा माउथ में, मुख में क्या मेटालिक टेस्ट आएगा, क्या ये प्रॉब्लम होगी, कफ ड्राई होगा, नहीं, ये सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे, साइड इफेक्ट होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ध्यान रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट होता है एट्थ क्रैनियल नर्व जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है, कौन सी नर्व होती है आपकी, एट्थ क्रैनियल नर्व होती है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो होती है वो क्या करती है, डैमेज कर देती है किसको,
हियरिंग कैपेसिटी को डैमेज कर देती है, वो कौन सी होती है आपकी, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग की वजह से होता है। समझ में, किसका साइड इफेक्ट होता है आपका, 8th क्रैनियल नर्व डैमेज करने वाला ये ड्रग्स होता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल प्राइमरली कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मिल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल प्राइमरली कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द मिल्क। ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि डेंगू, टीबी, प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस, इसमें से ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जो कि मिल्क के थ्रू फैलने वाला है। देखो, डेंगू है, टीबी है, प्लेग है आपका, या तो फिर आपका क्या है, लेप्टोस्पायरोसिस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मैंने इसके पहले वाले सेशन में आपको याद होगा मैंने बताया था कि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, अगर किसी भी पर्सन को, जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन या ह्यूमन टू एनिमल्स या एनिमल टू ह्यूमन, अगर किसी पर्सन को अगर रहेगा तो वो इन्फेक्शन कॉज होता है किसके थ्रू, मिल्क के थ्रू ट्रांसमिटेड वो हो सकता है। अगर किसी पर्सन के थ्रू अगर कोई एनिमल्स, मान लीजिए ह्यूमन टू एनिमल, अगर ये इन्फेक्शन जा रहा है किसी को, तो एनिमल्स का जो मिल्क हो गया वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो उस मिल्क की वजह से होने वाला जो इन्फेक्शन होगा, तो किस कौन सी डिसीज कॉज हो रही है, टीबी डिसीज कॉज हो रही है, सभी को मालूम है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस डिसीज सभी को मालूम है कौन सी डिसीज होती है, ये आपका कैसे डिसीज होती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करने वाली डिसीज होती है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया की वजह से ये डिसीज होता है, जो लंग्स को क्या करता है, डैमेज करता है। ठीक है, चेस्ट को डैमेज करता है। ये सारे डिसीज की वजह से होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। लेकिन ये टीबी का जो बैक्टीरिया है, ये बोला जा रहा है कि अगर उस एनिमल को है तो उसका इन्फेक्टेड अगर मिल्क आप लेते हो तो वो ट्रांसमिट होता है, फैलता है, उसके थ्रू फैलता है अगर कोई नेक्स्ट पर्सन लेता है। समझ में आया। डेंगू और प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस इसकी वजह से नहीं फैलते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे, डेंगू तो आपका मॉस्किटो की वजह से फैलता है। लेप्टोस्पायरोसिस क्या होता है आपका, लेप्टोस्पायरा नामक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। ठीक है, प्लेग डिसीज तो सभी को मालूम है, फ्लेवोमेटस एंड फ्लाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रैट जो होते हैं, चूहे जो होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, प्लेग फैलता है। समझ में आया। ठीक है, रोडेंट ग्रुप के होते हैं, रैट क्या होते हैं, रोडेंट ग्रुप के होते हैं, उनकी वजह से कौन सी डिसीज फैलती है आपकी, प्लेग फैलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, The size of droplet nuclei that can be inhaled into alveoli of lungs। पूछा जा रहा है कि जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपने देखा होगा, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में जो एल्वियोलाई, जो आप एल्वियोलाई लंग्स में इनहेल्ड करते हो, जो मतलब लंग्स के अंदर जाते हैं, जो उनका साइज कितना होता है, जो लंग्स को इन्फेक्टेड कर देते हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ठीक है, जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हो। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 to 5 हो गया। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लीजिए, 1 to 5, 1 to 2, 5 to 7, 7 to 10 सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, 1 to 5। एम का मतलब क्या होता है, माइक्रोन, एक बहुत छोटी यूनिट जो होती है। ठीक है, यूनिट इसकी छोटी होती है, उसको हम माइक्रोन बोलते हैं। समझ में आया। क्योंकि देखो, जब ये बहुत छोटी इसकी साइज होगी, तभी वो जाके एल्वेलाई में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद क्या करते हैं, इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। अगर इसमें से अगर ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई मान लीजिए मोर देन 5 हो जाए, कितना आपका, कितना लेस देन, नहीं सॉरी, मोर देन, आपका लेस देन, ये सॉरी मोर देन, अगर लेस देन 5 रहेगा तो आपका किस में जाएगा, लेस देन 5 में रहेगा तो किस में चला जाएगा, ये स्टमक में जाएगा, सॉरी कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो साइज दूरी जो तय करते हैं, समझिए दूरी मतलब 3 फीट मिनिमम, ये कितनी दूरी तय कर सकते हैं, जो एल्वियोलाई है वो कितनी दूरी तक तय कर सकते हैं, सॉरी एल्वियोलाई नहीं, न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई होते हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं, वो कितनी दूरी तय कर सकते हैं, तो केवल 3 फीट तक दूरी तय कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो दूरी तय नहीं कर पाएंगे। वहीं पे हम बात करें, अगर इनकी साइज मोर देन 5 रहेगा, कितना रहेगा, मोर देन 5 रहेगा, तो ये लंग्स की एल्वियोलाई में इंटर ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनकी साइज कितनी होती है, केवल लेस देन 5 होती है। इसलिए मिनिमम रूप से क्या बोला गया है, 1 to 5 माइक्रोन। समझ में आया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बॉइलिंग वाटर हेल्प इन किलिंग ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट। बॉइलिंग जो वाटर्स होता है वो हेल्प करता है किसको किल करने में, वो हेल्प करता है फंजाई को, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, स्पोर को। अगर मान लीजिए कि अगर मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले सेशंस में, माइक्रोबायोलॉजी में ये पढ़ा होगा आपने, कि जब आप स्टेलाइजेशन की मेथड्स पढ़ते हो, पास्चराइजेशन मेथड्स हो गई, स्टेलाइजेशन हो गई, डिसइंफेक्शन मेथड्स हो गया,
तो एक बॉइलिंग भी होता है। बॉइलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग जब करते हो, पानी को मान लीजिए आप बॉयल करते हो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, आप उसको बॉयल कर दिए, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सी, सारी चीजें तो किल हो जाएंगी लेकिन एक ऐसा मटेरियल रहेगा जो उसमें बचा रहेगा। तो क्या रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन? स्पोर। जो बैक्टीरिया फंगस के स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो नहीं किल होते, ध्यान रखिए, क्योंकि स्पोर हमेशा जैसा वहां का इन्वायरमेंट होगा, जैसा वहां का इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपनी साइज को बस क्या, जैसे मान लीजिए ये स्पोर्स हो गए, ठीक है, अगर वहां की साइज इस तरह से राउंड शेप में है तो वो स्पोर इस साइज में हो जाएंगे, राउंड शेप में हो जाएंगे। अगर वहां की साइज स्ट्रेट है, वहां की साइज स्ट्रेट है तो वो स्ट्रेट शेप में हो जाएंगे। समझ में आया? तो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपनी साइज को क्या कर लेते हैं, छोटा बड़ा कर लेते हैं स्पोर्स, ठीक है। और अगर मान लीजिए बहुत बॉयल हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है, तो उसी वे में क्या हो जाएंगे, स्पोर कॉन्स्टिक्ट हो गए, पानी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या किल नहीं होता है बॉइलिंग करने के बाद, तो स्पोर क्या होता है, किल नहीं होता है। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। समझ में आया? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। स्पोर कभी भी किल नहीं होते हैं, इसलिए बॉइलिंग में क्या किल नहीं होता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है, बाकी सारी चीजें किल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ मेंटल इलनेस इन विच पर्सन इज अवेयर ऑफ प्रॉब्लम एंड सीक रेमेडी। मेंटल इलनेस का ये टाइप पूछा जा रहा है कि जिसमें पर्सन्स क्या होता है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी समस्या के बारे में वो कभी अवेयर नहीं रहता है, ये पूछा जा रहा है। मतलब पेशेंट्स खुद भी क्या होता है, अवेयर नहीं होता है। जब उसको कोई मेंटल डिसेबिलिटी होती है, ये प्रॉब्लम अगर उसको हो रही है, तो पेशेंट्स क्या होता है, अवेयर नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा प्रॉब्लम होता है बताइए जिसमें पेशेंट्स क्या होता है, अवेयर नहीं होता है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, और वो दोबारा से क्या होता है, इसमें देखिए क्या अवेयर नहीं रहेगा, इसमें पूछा जा रहा है साइकोसिस, न्यूरोसिस, सिजोफ्रेनिया, रिकॉग्निशन इन डिसीज। तो ऐसी कौन सी डिसीज है जिसमें पर्सन खुद भी अवेयर नहीं रहेगा, उसको अगर ये प्रॉब्लम रहती तो उसको पता ही नहीं रहता कि मुझे ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है आपकी, न्यूरोसिस डिसीज कंडीशन क्रिएट होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या डैमेज हो जाता है उसका, ऐसा मेंटल इलनेस। देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। मेंटल इलनेस यानी होता है मानसिक रूप से बीमार। पर्सन अवेयर प्रॉब्लम सीक रेमेडी, मतलब वो अपने प्रॉब्लम के बारे में जागरूक नहीं है, कि उसको ये नहीं पता है कि मतलब वो देख नहीं पा रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो चुकी है। समझ में आया? मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन रियल में उसको वो प्रॉब्लम रहती है, मेंटली इल हो चुका है। तो वो किस कंडीशन में देख रहे, जब वो समझ नहीं पा रहा है तो उस किस कंडीशन में होती है, ये कंडीशन क्या क्रिएट होती है, न्यूरोसिस की कंडीशन क्रिएट होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको कुछ बताया था इसके पहले में कि न्यूरोसिस और साइकोसिस में क्या डिफरेंशिएशन होता है। न्यूरोसिस क्या होती है, आपकी माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर होती है, और साइकोसिस एक मेजर प्रॉब्लम होती है, मेजर यानी बड़ी प्रॉब्लम होती है, और माइल्ड मतलब छोटा, छोटी प्रॉब्लम होती है न्यूरोसिस, जिसमें पेशेंट्स को मान लीजिए कि ज़्यादा वो डिप्रेसिव बिहेवियर करता है, डिप्रेस हो जाता है, या उसको डर रहता है, डरा हुआ रहता है पेशेंट्स, या तनाव में हमेशा रहेगा, वो स्ट्रेस में रहेगा। तो ऐसी कंडीशन किसमें देखने को मिलती है आपको, न्यूरोसिस में। लेकिन साइकोसिस में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। साइकोसिस क्या होती है, एक प्रकार की जब मेंटली या इमोशनली चीजें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। न्यूरोसिस में मेंटली इमोशनली चीजें डिस्टर्ब नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। उसमें केवल क्या होता है, आपको स्ट्रेस होगा, और एक फंक्शनल ऑर्गन उसमें क्या होंगे, एराइज नहीं रहते हैं। लेकिन साइकोसिस डिसीज क्या होती है, ऑर्गन्स फंक्शन शुरू कर देते हैं, ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू कर देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर डिस्फंक्शन शुरू हो जाता है, ये साइकोसिस में होता है। तो ज्यादा खतरनाक कौन होता है, साइकोसिस ज्यादा खतरनाक होता है, ध्यान रखिएगा। सिजोफ्रेनिया, रिकॉग्निशन इन डिसीज, ये सब किसमें होता है आपका, ये होता है आपका साइकोसिस में होता है। समझ में आया? सिजोफ्रेनिया कैसे डिसीज होती है, साइकोसिस होती है। वहां पे बात हम करें डिप्रेशन का, तो डिप्रेशन क्या होता है, किसमें जाएगा आपका, न्यूरोसिस में जाएगा। स्ट्रेस किसमें जाएगा, तनाव किसमें जाएगा आपका, न्यूरोसिस में जाएगा। फोबिया किसमें जाएगा आपका, न्यूरोसिस में जाएगा। समझ में आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। जब कोई भी मेंटल इलनेस ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि पेशेंट्स क्या कर रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, वो किसकी प्रॉब्लम होती है, न्यूरोसिस की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is the mental disability? ऑप्शन ए एपिलेप्सी, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी पैरालिसिस, ऑप्शन डी हेमीप्लेजिया। तो ऐसी मेंटल डिसेबिलिटीज जो कि पेशेंट से क्या कर नहीं पा रहा है, एबल नहीं है वर्क को करने के लिए, तो उसको फीवर हो रहा है कि पैरालिसिस हो रहा है कि हेमीप्लेजिया हो रहा है। देखिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इपिलेप्सी मतलब होता है कन्वल्जन, और कन्वल्जन का मतलब होता है मिर्गी आना। मिर्गी आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं मिर्गी आना, ठीक है। सीजर्स आना, वो क्या कहलाता है, ऐसी मेंटल डिसेबिलिटी हो गई चुकी है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, इपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आ गया? तो मेंटल डिसेबिलिटी, क्योंकि फीवर तो देखो एक नॉर्मल फिनोमिना होता है, पैरालाइसिस मतलब होता है बॉडी का शून्य हो जाना, अब हेमीप्लेजिया मतलब होता है एक साइड का बॉडी शून्य हो जाना, वर्क नहीं करना, मूव नहीं कर पाना, वो पैरालाइसिस कहलाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो मेंटल डिसेबिलिटी पूछी जा रही है वो सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलती है, इपिलेप्सी की कंडीशन देखने को मिलती है। समझ में आया? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा ये कि मेंटल डिसेबिलिटी मतलब होता है जब मानसिक रूप से पर्सन एबल नहीं होता वर्क को करने के लिए, वो क्या कहलाता है आपका, इपिलेप्सी कहलाता है। और इपिलेप्सी वर्ड मतलब होता है कि जब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल, इपिलेप्सी यानी क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट जब आपकी बॉडी में इंक्रीज होने लगते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट कैसे, देखिए नॉर्मल फिनोमिना होता है कि आपकी बॉडी में क्या होगा कि जो जितने भी फंक्शंस होते हैं, जब आपको मान लीजिए स्ट्रेस हुआ या ज़्यादा आप डिप्रेस होने लगते हो या ज़्यादा एग्रेसिव होने लगते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है आपकी बॉडी माइंड में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं। एब नॉर्मल मतलब नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं बने, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रिकल वे आपकी बॉडी में हमेशा एक नॉर्मल वे जो कि आपके बॉडी के जो ब्रेन फंक्शंस होते हैं उसको मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जब वही इलेक्ट्रिकल करंट क्या होते हैं आपकी बॉडी में एबनॉर्मल तरीके से शुरू हो जाते हैं, वो नॉर्मल ना होकर क्या होते हैं एबनॉर्मल तरीके से शुरू हो जाएंगे, वो क्या कहलाता है आपका, इपिलेप्सी कहलाता है। समझ में आया? वो कंडीशन क्या कहलाएगी, इपिलेप्सी कहलाएगी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वहीं पे हम बात करें, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कंपोनेंट ऑफ अबगार स्कोर। ऑप्शन ए हार्ट रेट, ऑप्शन बी रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, ऑप्शन सी रिस्पायरेशन एफर्ट, ऑप्शन डी टेम्परेचर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अबगार स्कोर। इसमें पूछा जा रहा है नॉट ए कंपोनेंट, ध्यान रखिएगा, नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अबगार स्कोर। अबगार स्कोर का कंपोनेंट ये नहीं है। तो देखिए अबगार स्कोर में सभी को मालूम है कि हार्ट रेट भी होता है, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी भी होता है आपका, ठीक है। देखिए अबगार स्कोर का मैंने आपको बताया कि अबगार स्कोर क्या होता है, जिसमें से देखिए अबगार का मीनिंग समझिए। अबगार ए मतलब होता है एक्टिविटी, ए मतलब क्या होगा, एक्टिविटी। पी मतलब होगा आपका पल्स, ठीक है, पी मतलब क्या होगा, पल्स। जी मतलब होता है ग्राइमेसी, ग्राइमेसी हो गया, ठीक है। जनरल अपीयरेंस हो गया आपका, ग्राइमेसी हो गया। ए मतलब होगा अपीयरेंस, अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस के मतलब आर का मतलब हो गया रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स देखना, ठीक है, रिफ्लेक्स देखना। और नॉर्मल रेंज अबगार स्कोर का होता है 7 to 10। कितना होता है नॉर्मल रेंज अबगार स्कोर का, कितना होगा, 7 to 10 होगा। और जब बिलो टू 5 to 4 जाएगा, 4 to 5 बिलो जाएगा, तो किसमें जाएगा पर्सन डिस्टेंस, पेशेंट किसमें जाएगा, सॉरी बच्चा जो जाएगा, ये बेबी के लिए होता है आफ्टर बर्थ। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद क्या चेक किया जाता है, अबगार स्कोर बोला जाता है कि बेबी का अबगार स्कोर चेक किया करने के लिए, उसकी कंडीशन को देखने के लिए अबगार स्कोर को चेक किया जाता है। उसमें एक्टिविटी देखते हैं उसका, पल्स रेट देखते हैं, ग्राइमेसी उसका देखते हैं, ठीक है, जनरल अपीयरेंस देखते हैं उसका, और रिफ्लेक्स देखते हैं। 5 चीजें अबगार स्कोर में चेक की जाती है, जिसमें से जो ये सारी चीजें, रिफ्लेक्स भी होता है आपका, रिस्पायरेशन अफर्ट भी होता है आपका, ठीक है। लेकिन एक टर्म नहीं होता है, पल्स रेट वही हार्ट रेट है आपका। तो क्या नहीं होता है, टेम्परेचर नहीं होता है इसमें, ये वाइटल साइंस में होता है। टेम्परेचर किस में चेक किया जाता है आपका, वाइटल साइंस में चेक किया जाता है। देखिए समझ में आया? तो अबगार स्कोर कब चेक किया जाता है, जब बच्चा जन्म लेता है, आफ्टर बर्थ बच्चे का नॉर्मल अपीयरेंस देखने के लिए हम क्या चेक करते हैं, अबगार स्कोर चेक करते हैं। समझ में आया? तो चलिए ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा आपको? अगर क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप इसको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अभी जितने भी बच्चे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करिए। और जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो रहा है तो उसको इसमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम वीडियो में उसको जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।